हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फर्स्ट टाइम 11th पढ़ा रहा हूँ। मैं आ गया हूँ 11th में। 11th का पार्ट पढ़ाने के लिए, आपको फिजिक्स का पार्ट पढ़ाने के, जनरल मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ बच्चों। तो देखो, और मैं आज पढ़ाऊँगा आप लोग का एक फेवरेट टॉपिक जो बहुत बच्चे को डाउट भी रहता है, और जो बहुत डाउट रहता है इसके अंदर, कन्फ्यूजन रहता है, वो नहीं आएगा, गारंटी है। अरे मैंने एक स्लोगन लिखवाया है, जानबूझ के, मजा ना आए तो बताना। सच्ची बता रहा हूँ, मजा ना आए तो सच में बताना, कमेंट करके सर मजा नहीं आया। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट विद मजे के साथ, फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। आज अपन हाफ पार्ट ही सीखेंगे, हाफ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं सीखेंगे। हाफ पार्ट आज, हाफ पार्ट कल, क्लियर। और एक एक टॉपिक जो आज क्वेश्चन बहुत, जैसे HCV में है, जैसे DC पांडे में है, जैसे बहुत सारे NCERT में है, ये सब क्वेश्चन हमने लाए हैं। आपको हर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो मैं 10वीं पढ़ाता था, आज मैं 11th में आया हूँ। तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना 11th के लिए, और देखना बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, गारंटी देता हूँ। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम सागर, और आप सबका वेलकम करता हूँ एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे, जो आप सबका यूट्यूब चैनल है। बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, दिल से धन्यवाद आप सबको इतना प्यार देने के लिए। इतना काबिल नहीं था मैं, काबिल था, बट प्रॉब्लम ये आ रहा था जो मैं कैसे कैमरा को फेस करूँ, जो कि धीरे धीरे अभी तक नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, जब तक सीखोगे तब तक आगे बढ़ोगे। क्लियर? तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, और बहुत बहुत पढ़ाई करो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का सुनो, बहुत आगे जाओगे। तो चलो शुरू करते हो, 1 2 3 स्टार्ट करते। चलो, वेक्टर में आज हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों, वेक्टर में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, वो आज पढ़ेंगे वेक्टर के अंदर। वो वेक्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एकदम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपने 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स और मेजरमेंट से पढ़ा था। जो पहला टॉपिक है सर, वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सर, ये फिजिकल क्वांटिटी को अब मैं PQ से भी लिखूंगा। ठीक है सर, PQ से लिख दो, बोलेंगे ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी अ क्वांटिटी, नहीं तो इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, जिससे हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा क्वांटिटी जो मेजर हो सके, जिससे लॉ बन सके, दैट इज कॉल्ड मेजरेबल क्वांटिटी। इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर और मेकिंग द लॉ। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी से हम डिफाइन होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, और वही फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर भी कर सकते हैं, और वही फिजिकल क्वांटिटी को हम उससे यूज करके लॉ भी बना सकते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये बहुत, फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए बस मैग्नीट्यूड जरूरी है, और ऐसे सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा कुछ और भी जरूरी है। मतलब मैं ये कहने का मान रहा हूं, सम फिजिकल क्वांटिटी, जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाते हैं, उसको मैं मैग्नीट्यूड बता दूंगा, समझ आएंगे सर ये इसका मतलब ये। बोले सर फिजिकल क्वांटिटी है क्या? जैसे एग्जांपल मास, जैसे एग्जांपल टाइम, जैसे एग्जांपल एक्सेलरेशन, जैसे एग्जांपल फोर्स, ये सब क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसी के अंदर एक मैं नोट लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं, क्या? सम फिजिकल, ध्यान सुनना, कुछ लिखता हूं, ध्यान सुनना। सम फिजिकल क्वांटिटी can be defined on the basis of only magnitude, but some are not। कुछ फिजिकल क्वांटिटी बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं,
बट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसपे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और बहुत सारी कुछ चीज चाहिए बच्चों। जैसे सर ये मैग्नीट्यूड, तब से आप बोले जा रहे हो मैग्नीट्यूड मतलब होता है क्या? मतलब देखो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक है, उसको मैंने एक टेबल पे रखा है और वो ब्लॉक का मास है 20 किलो। कितना किलो? 20 किलो। उस पे एक फोर्स लग रहा है जिसको मैं बोलता हूं F = 10 न्यूटन। ये जो 10 न्यूटन है, ये मास 20 किलो है ना, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। समझ गए मैंने क्या लिखा? सर फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत अनरित फिजिकल क्वांटिटी, अनरित। उसमें से कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो सकता है। बोलेंगे सर एग्जांपल बताओ। जैसे मान लो देखो मास 10 किलो है, तो मास 10 किलो उसमें क्या डिफाइन करना है? मतलब डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्टेंस 10 मीटर है। वर्क एनर्जी मेरा 25 जूल लग रहा है, हीट इतना लग रहा है सर। उसमें कुछ नहीं होता बच्चों, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कुछ फिजिकल क्वांटिटी, बट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ और भी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं जैसे बोला इधर कितना फोर्स लग रहा है सर? 10 न्यूटन। डिफाइन हो गया? नहीं। मैं पूछ दूंगा किधर लग रहा है, किधर लग रहा है बताओ। मास में तो नहीं पूछ सकता 20 न्यूटन, बोलो 20 किलो किधर से, ऐसा नहीं होता। मास में बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाता है। ऐसे सम फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं होते, उनके लिए उसका डायरेक्शन भी चाहिए रहता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बोले सर क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनो, इधर चलो। डन? अब मैंने क्या बोला? कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड जरूरी है, और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड भी जरूरी है। इसी के वजह से, इसी के लिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान सुनना, फिजिकल क्वांटिटी है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए बच्चों? स्केलर क्वांटिटी में ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। बस जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ। जो वेक्टर के लॉ है उसको भी फॉलो करने चाहिए। सर ये क्या बोल रहे हो? अब देखना, और फिजिकल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन बना दिया, विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वो फॉलो करता है वेक्टर लॉ, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बोलेंगे सर एग्जांपल बताओ, बोले एग्जांपल बताओ, देना एग्जांपल बताता हूं। बोलेंगे मास कॉमा अपना फोर्स नहीं होगा, एनर्जी कॉमा डिस्टेंस कॉमा वर्क एक्सेट्रा। ये सब क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? बहुत सारे, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, एक बार प्यार से धीरे से समझो। सर मैंने स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं और जिसका क्या, जिसका यूज करके लॉ बन सकता है।
फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज जो बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन है, और बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बस डायरेक्शन भी चाहिए रहता है, उनके लिए उसको क्या चाहिए रहता है, डायरेक्शन भी चाहिए रहता है। बस जिसको लिए मैग्नीट्यूड से बस डिफाइन है ना, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए रहता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका दो टाइप। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसमें डायरेक्शन, वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, और वो फॉलो करेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। किसको फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। इधर ही रख देता हूं, समझे। ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लियर? कोई भी दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत है क्या? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सब डिफाइन होता है, मैग्नीट्यूड कुछ डिफाइन भी नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप में पढ़ा था, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, बट वेक्टर में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, और वो फॉलो करने से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आज आप कुछ एग्जाम्पल में, एक सेकंड में इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं बच्चों। अरे यार इसमें सब में चेंज करना पड़ेगा क्या, करता हूं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ना है जो हमको, मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल है, उसके पहले मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल या क्वेश्चन ले लो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो करंट है इज अ डैश क्वांटिटी। मैं अगर ऑप्शन दे दूं आपको, पहला ऑप्शन अगर दे दूं स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी टीएट है, क्वांटिटी। दूसरा अगर मैं दे दूं या बी दे दूं, अगर मैं बी दे दूं वेक्टर क्वांटिटी, अगर सी दे दूं बोथ ए एंड बी, और डी दे दूं नन। जैसे मैं एक चीज बताऊंगा आपको, मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनो। एक लाइन है, करंट गया इधर से जाओ, इधर से समझ लो, इधर से 1 एम्पियर करंट गया या 2 एम्पियर करंट गया, इधर से 1 एम्पियर हो गया और ये भी 1 एम्पियर हो गया। अब बताओ करंट कौन सा क्वांटिटी है? जिनको नहीं आता वो पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे और इसको कमेंट में पिन करना। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। सर बट इसमें तो डायरेक्शन भी तो दिया है सर, और इसका मैग्नीट्यूड भी है। बोले बात ठीक है, लिखता हूं नोट में, करंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but they do not follow वेक्टर लॉ। वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए नहीं है। उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। इधर आ जाओ, देख लो, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एंड ऑल्सो फॉलो द वेक्टर क्वांटिटी। उसी को आप बोल सकते हो वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, बट वो किसको फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसकी वजह से सच समझ गया, मतलब ये कौन सा। और इसी को ना कभी कभी बुक में ना इसको ही टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? चलो चलते बढ़ते आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो वेक्टर के ऊपर ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर को दिखाऊं सर कैसा, वेक्टर तो समझ गया, वेक्टर को दिखाऊं कैसे। क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर दिखाना है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से दिखाया जाता है। कितने तरीके से दिखाया जाता है बच्चों? दो, एक ऐसा, एक ऐसा।
दो तरीके में, फर्स्ट का जो नाम है उसको बोलते हैं डायग्राम, डायग्रामेटिकली, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एनालिटिकली। एनालिटिकली डायग्रामेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लूं, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा इसके लिए, और बीच में एक लाइन मार देता हूं जो डिफरेंशिएट के पार्ट में हो जाए। ठीक है सर, अब होगा क्या सर? डायग्रामेटिकली मतलब क्या? समझिए, ऐसा वेक्टर, अब ये वेक्टर के मैं एक काम कर देता हूं, इधर मैं एक पॉइंट जोड़ देता हूं ऐसा, एक पॉइंट दे देता हूं ऐसा। अब इसके तीन चीज याद रखना है आपको। सर क्या क्या याद रखना है? ये जो एरो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। और जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, कुछ नहीं। और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाले को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये इसको बोलेंगे लेंथ, और इसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा वेक्टर का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड। समझ गया? और एनालिटिकली कैसे देखते हैं सर? एनालिटिकली तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट, समझो कोई वेक्टर ए इज द वेक्टर, कोई एक ए वेक्टर है, तो इतना थोड़ी लिखेंगे, इसका आंसर लिखना सर ए के ऊपर एरो डाल देना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक बी इज द वेक्टर, कोई बी है वो वेक्टर है, तो उसको लिखना बी के ऊपर एरो। ये आंसर है, ये आंसर है। अगर मैं लिख दूं फोर्स इज द वेक्टर, मैं लिख दूंगा एफ के ऊपर एरो। हम ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे एरो इज रॉन्ग, और ऐसा एरो राइट। याद हो गया? रिप्रेजेंटेशन दो टाइप में होता है, डायग्रामेटिकली और एनालिटिकली। डायग्रामेटिकली मतलब क्या? अगर कोई लेंथ है, उसका दो एरो होता है, पॉइंट होता है, जो एरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये एरो को हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। इसको क्या बोलोगे? हेड, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। समझ गया? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं? टेल। कुछ नहीं करेगा, या इनिशियल पॉइंट बताएगा। क्लियर? और एनालिटिकली मतलब क्या? अगर समझो मैं बोलूं ए इज द वेक्टर, तो सर एक ऊपर वेक्टर साइन लगा दो। क्लियर? फोर्स वेक्टर, तो फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन लगाते हैं। क्लियर? तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। लिया? लिया? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर नेक्स्ट में क्या है? अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको फुल एनर्जी के साथ, थोड़ी देर अपन ने थोड़ा लो एनर्जी में पढ़ा, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो उसके अंदर पहला पॉइंट हमने लिखना है सर, ये पहला है इक्वल वेक्टर। पहले डेफिनेशन को फिर समझाता हूं कैसे। एक तो अ वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड इफ दे हैव only they have same magnitude comma same direction and same physical quantity। इक्वल वेक्टर उसी को बोलना है बच्चों।
अ वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अपने गांव के लैंग्वेज मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। दोनों का डायरेक्शन, अगर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, और दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर दोनों फोर्स है तो फोर्स की, जैसे मैं ये बताऊं, मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक ब्लॉक है, क्लियर, और ये ब्लॉक को मैंने रखा है ऐसा, इसके ऊपर रखा, और ये ब्लॉक का मास समझ लो 20 किलो है। इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसा, F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। इधर एक वेलोसिटी लग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और इधर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है F3 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बताओ कौन सा इक्वल वेक्टर? बोलेंगे सर इक्वल वेक्टर के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है सर। मैं क्या क्या सर? उसका पहला सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। दूसरा, दोनों का डायरेक्शन सर सेम होना चाहिए। बोलेंगे ठीक है सर। और तीसरा सर सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए सर, PQ। फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर ये दोनों फोर्स है, देखो ये फोर्स और वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, अगर वैल्यू भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों अलग अलग। अगर मैं बोलूं F और V को देखो सर, ये F और V फोर्स वेलोसिटी कहां सेम हो गया? मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट दोनों फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे F और F2 सर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन इसमें क्या चाहिए रहता है? सेम, बट इधर उल्टा है सर। हाँ, F और F3 सर सेम फिजिकल क्वांटिटी है, वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूं जो F1 एंड F2 वेक्टर आर इक्वल। समझा? फॉर इक्वल वेक्टर यू हैव टू चूज 3 थिंग्स। फर्स्ट, देयर शुड बी सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये अगर सेम होगा तभी आप लिख सकते हो। क्लियर? चलते आगे, इसको लेता थोड़ा सा साइड। चलो भाई, डन। दूसरा फिजिकल बहुत इंटरेस्टिंग, देखो ना दूसरा फिजिकल। दूसरा है पैरेलल वेक्टर। डेफिनेशन देखना, vector is said to be parallel if they have same magnitude, comma and same direction। मतलब सर क्या? पैरेलल वेक्टर उसको ही बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। समझो ये एक वेक्टर है, मेरा हाथ एक वेक्टर है, दोनों उसमें फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये वेलोसिटी ये फोर्स है, दोनों का वैल्यू अगर सेम है और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो मतलब वो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, F1 और V1 दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम F1 एंड V1 आर पैरेलल वेक्टर, बट इट इज नॉट इक्वल वेक्टर। फॉर इक्वल वेक्टर यू हैव टू सेम, आपको सेम और सेम करना पड़ेगा। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। इसमें फिजिकल क्वांटिटी कोई मायने नहीं रखता। अरे समझा क्या? अगर मैं इसको उड़ा के, इसको 5 को उड़ा के अगर मैं पुट कर दूं, इसको बोलो ये भी 20 मीटर पर सेकंड है, तो बोलोगे सर F1 एंड A आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। अगर ये भी क्या है? पैरेलल वेक्टर। ये भी क्या है? पैरेलल वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं V1 एंड A आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर, वो भी पैरेलल वेक्टर रहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? पैरेलल वेक्टर के लिए ओनली 2 चीज क्या जरूरी है सर? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कॉमा सेम डायरेक्शन होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं चलेगा, दोनों सेम रहेगा। अगर रहेगा तो भी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत
क्लियर हो गया? चलो आगे, इसमें ज्यादा जोर नहीं देना अपने को, चिपका दो इधर। सॉरी। नेक्स्ट है तीसरा, वो है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? पैरेलल के उल्टा। पैरेलल के उल्टा। पैरेलल में क्या होता था? डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन उल्टा, मैग्नीट्यूड सेम। और वेक्टर इज said to be anti-parallel if they have same magnitude and opposite direction। समझ गया? अभी समझ गया रहेगा। डायरेक्शन सेम रहेगा बट सॉरी डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन को कॉपी करके इधर लेके आ जाऊं, ये क्वेश्चन आता, बताओ एंटी पैरेलल। सर एंटी पैरेलल तो एंटी पैरेलल देखो, F1 और F2 एंटी पैरेलल है, F3 और F2 एंटी पैरेलल है, V1 और F2 एंटी पैरेलल है, F2 एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन बस उल्टा होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, बस वैल्यू सेम होना चाहिए। क्वेश्चन इसको ऊपर लिख चलता हूं, फिर इसको डिस्कस कर लिखता हूं मैं। क्या क्या सर? पहला पॉइंट, F1 एंड F2 आर एंटी पैरेलल। बोलेंगे ठीक है सर, उल्टा था। दूसरा सर, V1 एंड F2 आर एंटी पैरेलल। बोलेंगे सर ये भी ठीक है। तीसरा, F3 एंड F2 आर एंटी पैरेलल। बोलेंगे सर ये भी ठीक है। चौथा, A और F2, A एंड F2 आर एंटी पैरेलल। बच्चों बताओ क्या एंटी पैरेलल और पैरेलल के लिए फिजिकल क्वांटिटी सेम ना रहे तो भी चलेगा? क्लियर हो गया? समझ गए क्या? समझे क्या? कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट है क्या? समझ गए? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। सर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका, मैं लिख देता हूं, वो है चौथा नंबर, दैट इज कोप्लेनार वेक्टर। कोप्लेनार वेक्टर मतलब सर इसका आंसर, अ वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनार इफ दे लाई इन सेम प्लेन। देख, एक वेक्टर को हम तभी कोप्लेनार बोलेंगे जब वो सब एक ही प्लेन में लाई कर। तो जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे एक एग्जांपल समझ, अपने पास ना ऐसा कुछ तो है, ऐसा है, ये प्लेन है, इसमें दो तीन वेक्टर लेता हूं। सर ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, चाहे कुछ भी हो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अगर मैं वेक्टर एक ऐसा ड्रॉ कर देता हूं ना ऐसा, तो वो कोप्लेनार नहीं होता। ये इसको बोलते हैं कोप्लेनार। समझ गए? इसमें ज्यादा ये सब आता नहीं है, ज्यादा याद मत कर। कोप्लेनार मतलब क्या है? वेक्टर से प्लेन सब एक ही प्लेन में बिलोंग करने चाहिए, उसी को कोप्लेनार बोलेंगे। पांचवा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या लिखेंगे? वेक्टर इज सेड टू बी को इनिशियल if they start from same point। अगर कोई वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? कोप्लेनार वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक वेक्टर अपना ये है और इसी से ये दूसरा वेक्टर बना है,
तो ये सब क्या हो गया, कोप्लेनार वेक्टर, उसको कोइनिशियल वेक्टर हो। एक ऐसा वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो एंड किधर भी जाता हो, उसको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। क्लियर? लास्ट पार्ट, नेक्स्ट 6, नेगेटिव वेक्टर। क्या लिखोगे? वेक्टर इज said to be negative vector if they have same direction, comma, same magnitude, but sorry एक सेम फिजिकल क्वांटिटी डाल दो, बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो नेगेटिव वेक्टर उसको बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा और फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा। मतलब इक्वल वेक्टर का अपोजिट, इट इज अपोजिट ऑफ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का अपोजिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम फिजिकल क्वांटिटी बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होगा उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। या क्लियर? समझे? कोई डाउट है क्या आपको? देखो जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे भाई, तो पढ़ाई पे ध्यान देना। क्लियर? इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो फटाफट। लिया स्क्रीनशॉट? लिया क्या? बहुत गर्मी है भाई। लिया? चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है सबसे धमकदार, क्या बोलते हैं, धमाकेदार वो टॉपिक है, वो है एंगल बिटवीन वेक्टर। सर ये एंगल बिटवीन वेक्टर मतलब क्या? चलो एक एग्जाम्पल से समझते तो समझेगा मेरे को लग रहा है। लेट्स टेक इट अपवर्ड। हम 3-4 क्वेश्चन करते हैं अपना। सर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये मैं कर दिया, और इसका जो एरो है सर ये है, इसका जो एरो है ये है, इसका जो एरो है ये है। क्लियर? थोड़ा सा मैं इसको दूसरा क्वेश्चन में ले लेता हूँ। दूसरे मार्कर से दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। दूसरे मार्कर से एक ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। क्लियर? समझ गए? एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं 2 मिनट। क्लियर? मैं इसको और दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं। एक वेक्टर ऐसा है, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, और एक वेक्टर ऐसा है, ऐसा। बता, अगर मैं बोलूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके एंगल का एंगल है 30 डिग्री। एक वेक्टर ये है 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री। क्लियर? समझ गया? बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा? बता दोगे? सर इसमें बताओ, सर इसमें तो एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा लिख सकता हूं एंगल
between the vector A and vector B is 30 डिग्री। बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोलूं सर, मैं ये बोल सकता हूं एंगल बिटवीन वेक्टर A, इसको A मान लो, इसको B मान लो, एंड वेक्टर B इज 60 डिग्री। ठीक है। मैं अगर ये बोलूं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और इसमें बोलूं मैं ये लिख दूं एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 45 डिग्री, तो बोलेंगे सर ये सही है, ये सही है और ये गलत हो जाएगा। बोलेंगे सर ये कैसे गलत हो जाएगा, क्या बोल रहे हो? मैं बोलूँ इससे सीखने से पहले आप अपने आप आंसर निकाल लोगे। एक टॉपिक है वो मैं सीख लेता हूँ, वो है नेक्स्ट टॉपिक, वो है उसी का पहले टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या पहला मतलब कोई अगर वेक्टर है ना राजा, ये समझ लो 2 मिनट के लिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, क्लियर? मैं ये वेक्टर को किधर भी पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, ऊपर नीचे, नीचे दाएं बाएं, ऊपर डायरेक्ट, किधर भी ये शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसा कि किधर, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या नहीं होगा? चेंज नहीं। बट ये वेक्टर को मैं थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर कर दूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, ये वेक्टर को मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं, वेक्टर को थोड़ा सा ऐसा कर, जैसे समझो ये वेक्टर ऐसा हो गया, 2 मिनट के समझिए वेक्टर ऐसा है, एक सेकंड ना, समझिए वेक्टर ऐसा है, ऐसा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। बट मैंने ये बोलना चाहा, ये बोल रहा हूं जो आप वेक्टर को पैरेलली किधर भी शिफ्ट कर सकते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। क्या लिखा मैंने? अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड या शिफ्टिंग कैन बी शिफ्ट, इंग्लिश थोड़ा देख लेना है, can be shift parallelly without change its value and magnitude, उसका वैल्यू और मैग्नीट्यूड का चेंजेस नहीं होगा। ये होना जाता है, ये रटना है। वेक्टर को पैरेलली किधर भी शिफ्ट कर सकते हो तो उसका वैल्यू चेंजेस नहीं होता है। वेक्टर को पैरेलली किधर भी शिफ्ट करोगे तो उसका वैल्यू का चेंजेस नहीं होता। वेक्टर को किधर पैरेलली शिफ्ट करो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। वेक्टर को किधर पैरेलली शिफ्ट करो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। आ जाओ क्वेश्चन पे। सर इसके पहले एक नोट लिखा देता हूं। ठीक है, लिखा दो। इसको थोड़ा सा मैं चल रहा हूं साइड में लेके। क्लियर? नोट ये लिखो, पहला नोट, ओनली एंगल कैन बी सिलेक्टेड, तभी एंगल को सिलेक्ट कर सकते। पहला, इफ द एंगल बिटवीन टू टेल ऑफ द बोथ वेक्टर। सर एंगल, वही एंगल को मैं डायरेक्ट ले सकता हूं जब वो दोनों टेल के बीच में रहेगा एंगल। या दूसरा पॉइंट, एंगल कैन बी सिलेक्टेड इफ दे आर इन बिटवीन टू हेड। अगर दो हेड के बीच में एंगल है उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। या दो टेल में है, देखो ये दोनों टेल के में था इसलिए 30 लिखा, दोनों हेड में था इसलिए 60 लिखा। टेल और हेड का एंगल नहीं सिलेक्ट हो सकता। नोट, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके मैं सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट, सॉरी no angle can be considered which is
देखो मैंने क्या लिखा, नो एंगल कैन बी कंसिडर्ड, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। कंसिडर बिटवीन हेड एंड टेल, टेल और हेड के बीच में कोई भी एंगल नहीं लेना है, डायरेक्ट मैंने बोला। तो फिर सर इसको सॉल्व कैसे करो? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये सीखा था पहले। देखो जो पैरेलल, कोई भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो मैं अगर ये क्वेश्चन में ये वेक्टर को, ये पूरे वेक्टर को अगर मैं बोलूं पैरेलल शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, ऐसा, तो ये जो एंगल होगा या ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा? 135 नहीं 135, हाँ 135 से 7 8 10, हाँ 135 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई पूछे बोला 135 डिग्री, क्योंकि बोलेंगे सर आपने कैसा किया, मतलब देख मैंने बोला देख ये एंगल को मैंने ऐसा किया, ऐसा लेके आया था, ये एंगल कितना था? 45 था, बट ये एंगल वैलिड नहीं है। इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, पैरेलल शिफ्ट कर दिया इधर से इधर, तो ये तो 45 था, बट ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 45, ये कितना हो जाएगा? ये अगर 45 है, ये वाला 45 है, तो ये पूरा मिला के 180 होता है। तो 180 में से 45 का तो 135 बचेगा ना भाई, समझ गया? तो ये 45 एंगल नहीं रहेगा, अभी एंगल हो जाएगा आपका 135, ये हो जाएगा बी वेक्टर, हो जाएगा 135 डिग्री, ये एन बी वेक्टर का। समझ गए? कोई डाउट है क्या? समझा? कोई डाउट है इधर तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया क्या? तो जिसमें मैंने क्या सिखाया था, देखो ये वाला पार्ट में, जो अगर हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आप 2-3 क्वेश्चन कराऊं, देखो फटाफट। जैसे मैं बोलूं देखो ऐसा, एक सेकेंड, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ऐसा, तो बोलेंगे सर ये कैसा है? बोलूंगा देखो ऐसा है, ऐसा, ऐसा, पहला क्वेश्चन। दूसरा में अगर मैं बोलूं दूसरा वेक्टर, तो बोलेंगे सर दूसरा वेक्टर ये ऐसा दिख रहा है, ये वेक्टर ऐसा है। क्लियर? ये हो गया। सर ये 2 क्वेश्चन मुझे बताओ कितना होगा। मैं अगर बोलता हूँ ये एंगल है 65 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री, बताओ। और आपका वेक्टर ए है ये, और वेक्टर बी है ये, और वेक्टर ए है ये, और वेक्टर बी है ये। तो बोलेंगे सर आपने जो लास्ट लेक्चर में, मतलब यही लेक्चर में लास्ट पॉइंट जो सिखाया था, वो क्या सिखाया था? कभी भी एंगल 2 टेल के बीच में बनेगा, मतलब 2 टेल के बीच में एंगल बन सकता है। बोले ठीक है। या तो एंगल 2 हेड के बीच में बनेगा, ठीक है सर। या तो एंगल दोनों के हेड और टेल के बीच में नहीं बन सकता। या तो अगर मैं समझो इधर अगर समझो एक एंगल ये ले लो हेड और ये ले लो टेल, ये एंगल गलत है, ये एंगल नहीं बनता है सर। समझ गया? एंगल उसी में बनेगा जो बिटवीन क्या रहेगा, 2 टेल के बीच में रहेगा, 2 हेड के बीच में रहेगा, और टेल और हेड के बीच में एंगल नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने सिखाया था उसको शिफ्ट करते, पैरेलली शिफ्ट आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था ये अपना एक पैरेलल वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्ट किधर भी लेके जा सकते हो, किधर भी, तो उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। चल ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। जैसे देखो अब तो मैं बोलूँ देखो ये 65 किसके बीच का एंगल है? बोलेंगे सर अगर आप अच्छे से इसको बताओगे तो ये ए वेक्टर का ये टेल है,
टेल ऑफ ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर का हेड है, हेड ऑफ बी वेक्टर। बट इसके बीच में तो एंगल होगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्ट कर दो ना सर। पैरेलल शिफ्ट मतलब अगर हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो इसका वैल्यू कुछ चेंज होगा क्या, इसको सर इधर लेके आ गया, रुको इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो ऐसा। देखो अगर ये पैरेलल शिफ्ट हो तो वही डायरेक्शन में पहले था, अभी डायरेक्शन में है। तो अगर सर ये एंगल 65 है तो ये एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे सर 180 में से 65 माइनस कर दो। 180 में से 65 माइनस कर कितना होगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2, 25, 7 में से 6 गया तो 1, सॉरी, तो ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। बोलेंगे सर ये कैसे लिया, मैं बोलूँ देखो, मैं बोलूँगा देखो ये वेक्टर बी, समझ गया। अब इसको हटाते, क्लियर, समझ गया, ये एंगल बी। मैं बोलूँगा देखो ना, बोले सर क्या, ये पहले एंगल था आपका, ये था ना। अब इसको पैरेलल मैंने इधर से उठाया, ऐसा उठाया, इधर शिफ्ट किया, तो ये 65 तो ये तो 15 हो जाए। समझा 115 हो गया, 115 होगा, क्लियर, 115 क्लियर, समझ गए। तो भी डाउट इधर तक, चल जाओ इधर। सर ये भी एंगल नहीं हो पाएगा, बोलेंगे सर कैसे, बोले सर ये एंगल बिटवीन किस के बीच में है, तो बोलेंगे सर ये एंगल बिटवीन हेड एंड टेल के बीच में है। बट एंगल किसके बीच में होना चाहिए, या तो टेल के बीच में होना चाहिए या तो दोनों हेड। तो एक काम करो सर, इसको लेके इधर शिफ्ट कर दो, ये पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, बोले ठीक है कर दो फिर शिफ्ट। अगर ये 45 है तो इधर भी कितना रहेगा, 45 ही रहेगा। ये 45 तो ये भी कितना रहेगा, ये भी हो जाएगा 45, पैरेलल शिफ्ट हो गया। लिख देना इधर एंगल 45 डिग्री, ये है बी वेक्टर। समझा, तात्पर्य यही है, अगर कोई बीच का एंगल का, कोई भी वेक्टर के बीच का एंगल दिया है उसको पैरेलल शिफ्ट करो फिर आंसर बता। समझे क्या, एंगल 2 हेड के बीच में हो सकता है या 2 टेल के बीच में, समझा, उतने के बीच में ही होगा, 2 हेड के बीच में या 2 टेल के बीच में होगा, हेड और टेल के बीच में नहीं होगा। अगर हेड और टेल के बीच में तो आपको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, और लीनियर पेयर ज़्यादा लगता है, समझ गए। याद रखेंगे क्या, मेरे को लगता नहीं समझे, एक बार फिर से मैं ये बताता हूँ सुन। ये 2 हेड के एंगल, ये 2 देखो, ये 2 टेल के बीच में था, ये दोनों टेल है। ये भी देखो दोनों हेड के बीच में था, तो ये एंगल मान्य होगा